हाय फ्रेंड्स, आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया फिर से दिमाग में। ये आपको दिख रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये हमारे पास में है, इसमें कुछ ग्राफ जैसा दिख रहा है, ये कुछ बार्स दिख रहे हैं, ये डबल बार दिख रहे हैं। इसमें यहाँ पे सिंबल लिखा है वनडे, यहाँ लिखा है T20, यहाँ लिखा है कोहली, धोनी, रोहित, धवन, यहाँ पे लिखे हैं रन्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो इससे हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं क्या? तो ये अभी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और उसमें हम देखते हैं कि ये कैसे हम इस ग्राफ को बना सकते हैं और कैसे हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना जो डेटा हैंडलिंग चैप्टर है उसको पढ़ते हैं और उससे समझते हैं। ठीक है, डेटा हैंडलिंग में ख़त्म होने के पहले हम एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं चांसेस और प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास में लूडो आप सबने खेला ही होगा, हम सब खेलते रहते हैं राइट। ये लूडो का आपने ये देखा है पासा, इसमें क्या क्या लिखा रहता है? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने फेंका इसको और मैंने बोला 1, तो क्या चांसेस हैं कि ये 1 आएगा? ये तो 6 आ गया, अभी नहीं आया। फिर मैं फेंक के देखता हूँ, 2 आ गया। तो मेरे कितने चांसेस हैं कि 1 आएगा जब मैंने 1 बोला तो? ठीक है, ये भी हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। उसके बाद में ये प्लेइंग कार्ड्स देखा होगा आप लोगों ने, सबने। प्लेइंग कार्ड टोटल 52 कार्ड्स रहते हैं और इसमें हमारे पास में अलग अलग 4 कलर के पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ये 4 कलर के पत्ते होते हैं। ये हार्ट शेप का है या इसको ब्रिक भी बोलते हैं, ये इसको काला पान बोलते हैं या ब्लैक कलर का लीफ है। ये हो गया हार्ट बोलते हैं इसको, या इसको लाल पान भी बोलते हैं, अलग अलग नाम सब लोग बुलाते हैं। इसको चिड़ी बोलते हैं, ठीक है, या क्लब बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये चारों के हमारे पास 13 पत्ते हैं, 1 से लेके 13 तक। सो 1 to 10 नंबर्स आ जाते हैं। जैसे इसमें है, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ये देखो 1 to 10, ये मैंने डायमंड का लिया है। ठीक है, 1 to 10, उसके बाद में आ जाता है जैक, फिर आ जाता है क्वीन और फिर आ जाता है किंग। से 13 कार्ड्स हो गए। अब देखो इन सभी चारों कलर के ऐसे 13 कार्ड्स हैं, ऐसी सेम नंबर्स हैं। ठीक है, अब इस कार्ड्स को अगर हमने मिक्स किया और मैंने कहा कि मेरे पास में ये जो डायमंड है इस कलर का और इस पर्टिकुलर शेप का कार्ड बाहर आएगा इस 52 कार्ड्स में से, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस है? या मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं, ये जो 4 किंग्स हैं इसमें से एक किंग आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो भी अपन समझते हैं। तो इसके लिए अपन नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करते हैं पढ़ना और उसको समझते हैं। हमारा चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, इसको जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे ये सारे आंसर हमको मिल जाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं पढ़ना, आ जाओ। हाय दोस्तों, तो चलो आज अपन अपना चैप्टर 3 मैथ्स का क्या है, डेटा हैंडलिंग, इसको साथ में मिलके पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी भी है। अब पहले इसमें ये समझते हैं कि ये डेटा होता क्या है। ठीक है, तो अभी जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी आपसे किसी ने पूछा कि आपकी क्लास में सभी बच्चे कितने हैं, तो आपने बोला कि टोटल 35 बच्चे हैं 7th A सेक्शन में। ठीक है, आपके स्कूल में। अब इसमें से सभी बच्चों की हाइट क्या क्या है? तो ऑफ कोर्स सबकी हाइट अलग अलग भी हो सकती है, किसी किसी की सेम भी हो सकती है। तो आपकी हाइट हो सकती है किसी की 5 फीट है और 2 इंच है, और हो सकता है 5 फीट 3 इंच, हो सकता है कोई थोड़ा छोटा है तो 4 फीट 11 इंच। ऐसा करके हमको पूरे 35 बच्चों की हाइट मिल जाएगी। तो ये हो गया एक तरह से सेट ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ डेटा। तो पहला हो गया हमारा, हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। डेटा को कलेक्ट करने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगी? डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, या तो हमने कलेक्ट कर लिया या किसी ने हमको कलेक्शन किया हुआ डेटा दे दिया। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हम डेटा को कभी भी सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद में फिर हम उसको देखेंगे कि हम इससे क्या एनालिसिस कर सकते हैं, इस डेटा से हमको क्या इसका रिजल्ट चाहिए, या इससे हम कोई आगे का कोई डिसीजन ले सकते हैं, इस डेटा से आगे की हम कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया डेटा कलेक्शन, फिर हो गया उसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और बाद में हम उसका एनालिसिस करेंगे। अभी एनालिसिस करने के लिए भी बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है, वो हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो या तो हमको कलेक्शन दिया हुआ है या हमने खुद ने कलेक्ट किया है। तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ हमारी क्लास में 10 बच्चों का मार्क्स क्या क्या आया है। ठीक है, तो हम लिखते हैं जनरली, कैसे लिखते हैं? रोल नंबर, नेम,
एंड देन मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 50, ठीक है। 50 में से उनको कितने नंबर मिले, तो रोल नंबर हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी पहला नेम हो गया सपोज अजय, दूसरा है सोनू, तीसरा है स्मिता, ठीक है, चौथा है पूजा, और पांचवा ले लेते हैं श्याम। अभी अजय के मार्क्स जो आए थे वो थे 5, सोनू के थे 35, स्मिता के थे 25, पूजा के थे 49 और श्याम के आए थे 15 मार्क्स। तो अभी देखो ये जो है डेटा मिल गया, तो ये हमने डेटा कलेक्ट कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आप ये बताओ ये प्रॉपरली अरेंज है क्या, तो आंसर इज़ यस एंड नो। कैसे, अगर किसी ने बोला कि हाँ रोल नंबर के हिसाब से उसको आप अरेंज करो बढ़ते हुए क्रम में, तो हाँ साहब ये अरेंज है। लेकिन अब इस डेटा को देख के अगर हमसे कोई पूछेगा कि आप ये बताओ कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, लोएस्ट मार्क्स किसके हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, तो वो बड़ा मुश्किल पड़ेगा हमको, इसमें पूरी लाइन में देखना पड़ेगा। फिर बोलेंगे ओके ये लोएस्ट मार्क्स है, ये हाईएस्ट मार्क्स है। अब फर्स्ट सेकंड देखने के लिए भी हमको थोड़ा दिक्कत होगा, अगर हमको चाहिए कि टॉप 3 बच्चे कौन से हैं, तो उस केस में हम इसको दूसरे तरीके से अरेंज करते हैं और देखते हैं कि वो हमको कितना ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले मार्क्स के हिसाब से उसको बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। तो पहला है 5, दूसरा है हमारा अभी इसको लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है 15, उसके बाद में बड़ा है, ठीक है। तो पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 15, ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा बड़ा है, तो आ गया ये 25, तो हमने लिख दिया 25। उसके बाद में बड़ा है 35, तो हमने लिख दिया 35, और उसके लास्ट में 49, ठीक है। अब 5 नंबर किसका है, तो अजय का है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अजय का नाम। अजय का रोल नंबर क्या है, 1 है, 1 लिख दिया। 15 नंबर किसका है, 15 नंबर है श्याम का, तो हमने लिख दिया यहाँ पे श्याम। इसका रोल नंबर क्या है, 5। 25 नंबर किसका है, स्मिता का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्मिता, और उसका रोल नंबर कितना है, 3। 35 नंबर किसका है, सोनू का, तो हमने लिख दिया सोनू, सोनू का रोल नंबर 2। 49 नंबर है पूजा के, टॉपर है, अच्छे नंबर लाइए, तो इसका हो गया 4, ठीक है। अब आप देखो ये रोल नंबर जो हैं पहला वाला कॉलम ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, विच इज़ स्टिल ओके। हमारे पास में क्या सीक्वेंस में आ गया है, अभी हमारे पास में सीक्वेंस में आ गया मार्क्स ऑब्टेन्ड बढ़ते हुए क्रम में। तो सब अभी किसी ने हमसे पूछा कि सबसे कम नंबर किसके हैं, तो हम फट से बता देंगे अजय के। सेकंड नंबर पे कौन है, श्याम। फोर्थ नंबर पे कौन है, तो हम फट 1 2 3 4 गिनेंगे, सोनू इज़ फोर्थ नंबर। टॉपर कौन है, पूजा, ठीक है। तो ऐसा करके हम फटाफट नंबर से बता सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि अरेंजिंग द डेटा और ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, जिस जिस हिसाब से हमको उसका रिजल्ट एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटा कलेक्शन। दूसरा हो गया हाउ डू वी ऑर्गेनाइज द डेटा और हाउ डू वी अरेंज द डेटा। क्लियर है, गुड। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि अब ये जो डेटा है, अगर इसको हमने एनालिसिस किया और किसी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताओ कि जो भी 5 बच्चों के नंबर आए थे वो ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपकी क्लास में कितने नंबर आते हैं, या आपकी क्लास का जो है एक एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेटा क्या है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे। तो हम जनरली क्या करेंगे, हम देखेंगे फिर से, अगर वो एग्जाम हम कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अभी हम कोई क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, और क्रिकेट में हम देखते हैं सपोज 4 प्लेयर हैं, रोहित, और उसके बाद में रोहित ने सपोज 35 रन्स बनाए, ठीक है। उसके बाद में हम ले लेते हैं विराट, विराट ने 52 रन्स बनाए आउट ऑफ 100, ठीक है। हम ले रहे हैं कि 100 रन्स का था, कितना कितना बनाया। उसके बाद में हम ले लेते हैं धोनी, धोनी ने बनाए हैं 45, और उसके बाद में ले लेते हैं बुमराह, बुमराह ने बनाए 10 रन, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि हमारा डेटा कलेक्शन हो गया। इसको अगर हमको अरेंज करना है तो हम या तो इंक्रीजिंग रन्स के ऑर्डर में या डिक्रीजिंग रन्स के ऑर्डर में हम अरेंज कर लेंगे, वो भी हो गया। अब लेकिन हमको ये पता करना है कि भाई ऑन एन एवरेज इंडिया टीम ने कितने रन बनाई, यानी पर प्लेयर ने, ये 4 ही प्लेयर ने बैटिंग किए थे, ठीक है। तो पर प्लेयर ऑन एन एवरेज हमने कितने रन बनाए, तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम करेंगे कि 35 प्लस 52 प्लस 45 प्लस 10, ये इनके सारे रन्स को हम जोड़ लेंगे। ये कितने प्लेयरों ने मिलकर बनाए रन्स, 4 प्लेयरों ने। तो अगर एक प्लेयर कितने बनाएगा तो इसको हम डिवाइड बाय 4, करेक्ट, हम ऐसे निकालते हैं एवरेज जो निकालते हैं हम, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन या एवरेज। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया, 5 और 2 7, 5 12, 12 की 2, हाथ में 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 5 11,
12 13 14 142/4। ठीक है, करेक्ट है ना। 5 और 2 7, 5 5 10 2 12 12 की 2 हाथ में 1 4 और 1 5 और 1 6 6 और 5 11 12 ओके 142/4। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4 2 7 14 2 सो 71/2। तो 71/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 35.5। ओके सो 0.5 को हम इग्नोर मार देते हैं, तो ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि 35 रन जो हैं ऑन एन एवरेज सब प्लेयरों ने बनाए हैं। तो अगर हमने कहा कि 35 रन ऑन एन एवरेज ईच प्लेयर हैज़ मेड, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे 142 रन के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 140 आएगा तो क्योंकि डेसिमल के कारण गड़बड़ होगा, अदरवाइज 140 रन टोटल आ गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे सब प्लेयरों ने 35 रन ईच बनाए हैं। इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, और इसको हम बोल सकते हैं वेटेड एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज। इन जब हम वेट करेंगे कोई चीज़ का, कितने किलो मैंगो है, कितने किलो एप्पल है, तो उस केस में हम लोग वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज कितना है। ठीक है, अब इसको अगर हमको फॉर्मूला में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी इसको क्लीन स्लेट में जाते हैं। तो हम कभी भी क्या होता है, जो भी हमारी जो वैल्यू आती है डेटा की, तो पहले हो गया हमारा डेटा का वैल्यूज़ या डेटा का सेट्स बोलते हैं। ठीक है, डेटा सेट्स। डेटा सेट्स में मान के चलो कोई एक वेरिएबल एक्स है, एक्स मतलब नंबर ऑफ रन्स या नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ए क्लास, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब उसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है, चलो नंबर ऑफ रन्स मेड इन ए T20 फाइनल वर्ल्ड कप बाय ईच प्लेयर। तो किसी ने सपोज 52 रन बनाया, किसी ने 10 रन बनाया, किसी ने 5 रन बनाया, किसी ने 0 बनाया है, एक ने सेंचुरी मार दिया था। तो ऐसा करके हमारे बहुत सारे नंबर हो गए। तो आप देखो एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है। अब कितने प्लेयरों ने बनाए ये, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 प्लेयरों ने बनाए। अब हमको अगर इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे अरिथमेटिक मीन। सो ऑब्वियसली हम ये सारे नंबर 52 + 10 + 5 + 0 + 100 करेंगे, एंड देन डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो इसको हम फॉर्मूला में ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, वेयर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, इसको लिख लेते हैं फॉर्मूला, तो ईजी रहेगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया n, समेशन ऑफ एक्स, एक्स मतलब जो भी हमारा डेटा है उसको हमने x मान लिया, x की जितनी भी वैल्यू है, यहाँ पे 5 है 10 है, वो सबका हम ऐड कर लेंगे। समेशन मतलब कि एडिशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमको हमेशा याद रखना है सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। है ना, एकदम सिंपल। तो अगर हमारा ये फॉर्मूला हमको याद है, कोई भी क्वेश्चन आएगा कहीं से भी, तो हम फटाफट उनका सबका सम करके डिवाइड बाय एन करेंगे, हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पे था 0, तो ये 0 को अगर हम ऐड करें या नहीं करें तो उसको कोई मीनिंग नहीं है। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे, बताओ, सोचो। क्योंकि कुछ लोग ये बोल सकते हैं 0 को इग्नोर कर दो और 52 10 5 100 एंड देन डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 ही नंबर हैं, मतलब 4 ही लोगों ने खेला, एक तो 0 पे आउट हो गया। पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ने भले ही 0 बनाया है लेकिन वो भी हमारे डेटा सेट में है, इसलिए हमको सारे पांचों प्लेयरों का हमको रन्स जोड़ने पड़ेंगे, और पांचों प्लेयर का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हो गया, उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तब अरिथमेटिक मीन आएगा। ऐसा ये एग्जाम में पक्का इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। तो अभी हमने समझ लिया है डेटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसका हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और वर्ड होता है जब हम आगे चलेंगे डेटा में, रेंज। ये रेंज क्या होता है, तो देखो इंग्लिश वर्ड है, नॉर्मली हम रेंज क्या बोलते हैं, रेंज हम किसी भी चीज़ की बोलते हैं मिनिमम वैल्यू से लेकर के इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसको हम रेंज बोलते हैं। यहाँ पे भी वही है, सिंपल। तो अगर हमारे पास में कोई डेटा सेट है, अगेन 52 रन्स, 10 रन्स, 5 रन्स, 0 रन्स, 100 रन्स, and somebody has made 97 runs, okay, in a cricket match. So these 1 2 3 4 5 6 players have played, 6 players, these are the runs they have made in a cricket match। ठीक है, इन वनडे क्रिकेट में। अब इसका अगर हमसे पूछा गया कि रेंज क्या है, तो इसका मिनिमम रन्स कितने बनाए, 0, मैक्सिमम रन्स कितने हैं, 100, ये 100 मैक्सिमम है। सो हमारी रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई इसकी 0 to 100। ठीक है, इस केस में अभी मान लो कोई सेकंड मैच हुआ, ओके, उसमें रन्स जो बने हैं वो बने हैं सपोज 10 12 15 120 एंड देन 5 रन्स।
अब ये बताओ इसमें क्या रेंज होगी, फटाफट बताओ। तो इसमें क्या है, लोएस्ट नंबर क्या है हमारा 5, मैक्सिमम नंबर कितना है 120। सो 5 to 120 हमारी जो है वो रेंज हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल है, लोएस्ट नंबर मैक्सिमम नंबर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेंज। खाली हमको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में रेंज दिया रहता है तो उसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन इसमें ये समझेंगे कि अरिथमेटिक मीन हो गया, लेकिन अगर कोई एक ऐसा एग्जांपल है कि जहाँ पे अरिथमेटिक मीन पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है, तो आप सोचो कि आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, और आप शर्ट्स बेच रहे हो, आपके पास में शर्ट्स है 90 सेंटीमीटर की, 95 सेंटीमीटर की, अलग अलग साइज़ है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर की, उसके बाद में है आपके पास में 105 सेंटीमीटर की, एंड देन 110 सेंटीमीटर की। तो अलग अलग साइज़ की आपके पास में शर्ट्स है। आपने लास्ट ईयर जुलाई में, जुलाई से 2020 में मान लो हमने बेचा था ये वाली 8 शर्ट्स, ये हमने बेची थी 22, ये हमने बेची थी 32, 37 और ये 6। तो अभी इस साल या आगे के साल में सपोज से जुलाई 2023 का प्लान करना है कि कितनी शर्ट्स हमको खरीदना है। तो आप क्या करेंगे, जनरली अगर हम अरिथमेटिक मीन से जाएंगे तो हम इन सबको जोड़ेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, राइट। तो समेशन ऑफ एक्स बाय एन। अभी समेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो ऑफकोर्स 8 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये करीब आ जाएगा हमारा 8 और 10 2 12 और 13 15 15 की 5 हाथ में 1 0 1 105/5। ठीक है, इसका हमने अरिथमेटिक में निकालिए 21, 5 2 10 एंड 5 1 5। तो अगर आप देखो तो 21 शर्ट्स ऑफ ईच साइज हो गया एवरेज। इसका एवरेज क्या गया 21। तो अगर हम 21 हर साइज की खरीदते हैं तो टोटल हो जाएगी 105। तो 105 हमने शर्ट्स बेची थी। बट अगर आप शॉपकीपर या मैं शॉपकीपर हो तो हम 21 लाएंगे क्या हर साइज़ की शर्ट्स? अगर लाएंगे तो फिर हमारा बिजनेस मॉडल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप इस डेटा को देखो ध्यान से। आप देखो 90 सेंटीमीटर्स की शर्ट्स कम बिकती है, 110 सेंटीमीटर्स की शर्ट्स कम बिकी है, सबसे ज़्यादा शर्ट्स बिकी है तो 105 की, उसके बाद में 100 की, फिर 95 की। तो इस केस में अगर आप देखो तो अगर आपको प्लानिंग करना है तो आप क्या करोगे, आपको अगर लिमिटेशन है कि कोई भी 3 साइज़ की ही खरीदना है या सबसे ज़्यादा, तो आप सबसे ज़्यादा खरीदोगे ये 3 साइज़ की। तो आप सबसे ज़्यादा खरीदोगे 95 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर की, 105 सेंटीमीटर की, और उसके हिसाब से आप अपनी बिजनेस प्लानिंग करोगे। और आप हो सकता है ये दोनों ऑर्डर भी ना करो क्योंकि बहुत कम बिकता है, या फिर उसको कम क्वांटिटी में ऑर्डर करोगे। तो इसके लिए अरिथमेटिक मीन हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको दूसरी टेक्निक अपनानी पड़ेगी और उसको हम अपन आगे समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो अब एक आएगा वर्ड कॉल्ड मोड। ठीक है, मोड क्या होता है? तो मोड भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या हमारा एवरेज आ रहा है, हमारा सेंट्रल में क्या नंबर आ रहा है डेटा कलेक्शन में, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो अगर हमारे पास में फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं रन्स का। ठीक है, तो प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5, प्लेयर 6, प्लेयर 7। ठीक है, 7 प्लेयर्स ने अलग अलग रन्स बनाए। किसी ने बनाया 32, इसने बनाया है 35, 36, 36 अगेन, इसने बनाया 42 रन्स, इसने बनाया 45 रन्स, इसने बनाया है 48 रन्स। ठीक है, अब अगर हम इसको निकालेंगे तो इसका हम अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो ऑफकोर्स हम सारे जो रन्स हैं सारे समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो इसका सबका सम कर देंगे डिवाइडेड बाय 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 से अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। मोड क्या होता है? मोड ये होता है कि जब हमने इन नंबर्स को जमाया, ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैक्सिमम किस किस नंबर के आए हैं वो हमारा कहलाएगा मोड। ठीक है, तो अभी 32 के नंबर्स कितने हैं 1, 35 के कितने हैं 1, 36 के कितने हैं 2 ऑब्जर्वेशन, 42 का कितना है 1, 45 का ऑब्जर्वेशन 1, 48 का ऑब्जर्वेशन 1। तो मैक्सिमम नंबर जो है रिपीट हुए हैं जो वो कौन से हुए हैं 36 के। तो हमारा जो मोड है इस पर्टिकुलर डेटा सेट का वो हो जाएगा 36। तो मोड का आंसर हो गया 36। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोड। तो आप देखो अरिथमेटिक मीन से हो सकता है कि कुछ और आंसर आता, उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो, पर मोड जो है वो 36 आया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा 36 के हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से मोड को हम निकाल लेते हैं। मोड इज़ ए टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो इसके लिए हमको हमेशा ध्यान रखना है, हमको डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है और सारी किसी भी चीज़ की कितनी फ्रीक्वेंसी को गिनना है और उसके हिसाब से हम मोड निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है, मतलब बस अरेंज कर लो, अरेंज करने के बाद में फटाफट उनको काउंट कर लो तो आपका मोड आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मोड के कुछ क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं
तो अगर सपोज़ कोई एक मैच है, उसमें मान लेते हैं फुटबॉल का मैच है, ठीक है? फुटबॉल के मैच में कोई 2 टीमों के बीच में 1 रन के 1 गोल के डिफरेंस से वो जीते, ठीक है? दूसरी दूसरी बार मैच खेला 3 गोल के डिफरेंस से जीते, और खेला 2 गोल के डिफरेंस से, फिर 5 गोल्स के डिफरेंस से, फिर 1 गोल के डिफरेंस से, फिर 4 गोल के डिफरेंस से, 6 गोल के डिफरेंस से। ऐसा करके काफ़ी सारे हमारे डेटा सेट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो विक्ट्री है इनकी कितनी बार अ, हुई है, कितने कितने रन से, उसको हम जमा लेंगे, ठीक है? तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री, कितने गोल के डिफरेंस से वो जीते हैं। तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया, सपोज 1 गोल, 2 गोल, 3 गोल, 4 गोल, 5 गोल, 6 गोल। और अब इसमें हम यहाँ पे काउंट करेंगे कितनी बार 1 नंबर से जीते हैं लोग। तो 1 का 1, 2, 3, ठीक है? तो हमने लिख लिया 1, 2, 3, ओके? या इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स, ओके? 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 टाइम्स 2 आया है। अब देखते हैं 3, 3 कितनी बार आया है? 3 एक ही बार आया है, तो एक बार लिख दिया, तो इसका 1 हो गया, ठीक है? 4 कितनी बार आया है? 4 आया है एक बार, और कहीं है नहीं है, तो 4 भी एक बार आया, तो ये भी हो गया हमारा 1। 5 कितनी बार आया? 1, 2, और कहीं आया नहीं, तो 5 हमारा 2 बार आ गया, तो ये हो गया हमारा 2। 6, 6 केवल एक ही बार आया है, तो 1, तो इक्वल टू 1, ठीक है? अब आप देखो कि इसमें सबसे ज़्यादा बार 2 रन के डिफरेंस से, सॉरी 2 रन नहीं, 2 गोल के डिफरेंस से फुटबॉल टीम जीती है, ठीक है? तो 2 गोल के डिफरेंस से कितनी बार जीती है? 4 बार। 1 गोल के डिफरेंस से 3 बार, और बाकी सब में अलग अलग डेटा है। तो ये सबसे ज़्यादा विक्ट्री जो हुई है वो 2 गोल के डिफरेंस से हुई है, तो ये हमारा हो जाएगा मोड, ठीक है? तो मोड के हिसाब से अगर सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे। अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सारे रन जोड़ के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस हम डालेंगे, तो उसके हिसाब से हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मोड। क्लियर है? गुड। अब चलते हैं हम आगे। अब हमारा इसमें एक लास्ट बचा हुआ है, उसको हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? अरिथमेटिक मीन और मोड। अब ये मीडियन क्या होता है? मीडियन एकदम सिंपल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं है। जो भी आपका डेटा आया है, ठीक है, उसको आप सीक्वेंस में जमा लो। तो सपोज से नंबर ऑफ रन्स मेड इन ए क्रिकेट मैच, तो आप उसको जमा लो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ठीक है? 25, 35, 40, 45, 55, 60, एंड देन सपोज से somebody has made 75। तो इसको हम कोई भी एक बढ़ते क्रम में घटते क्रम में किसी भी एक सीक्वेंस में हमने जमा लिया। जमाने के अंदर हम ये देखेंगे इसमें कितने डेटा सेट्स हैं, ठीक है? मतलब कितने इसमें ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑब्जर्वेशन हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऊपर से 3, नीचे से 3 छोड़ दो, तो ये हमारा आ गया मिडिल वाला। तो ये जो मिडिल वाला रहता है उसको हम बोलते हैं मीडियन डेटा या मीडियन नंबर, ठीक है? तो ये हमको बहुत सिंपल है, इसमें बस कोई भी एक सीक्वेंस में आप जमा लो जो भी डेटा का हम एनालिसिस कर रहे हैं, और उसका जो भी जो सेंटर नंबर होगा वो कहलाएगा मीडियन नंबर, ओके? तो ये हो गया हमारा मीडियन। अब हमको समझ में आ गया मोड, मीडियन एंड अरिथमेटिक मीन। तो कोई भी अगर हमारा क्वेश्चन है उसमें हम फटाफट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप ये इसको सीक्वेंस में जमाते हो। अगर सीक्वेंस में नहीं जमाओगे तो आंसर सही नहीं आएगा। अगर सीक्वेंस में इसको मैंने नहीं जमाया, हो सकता था ये मेरा आता पहले 25, फिर आता 40, फिर मेरा आ जाता, मैंने 25 फर्स्ट ले लिया, फिर मेरा 40 आ गया, फिर मैंने 35 लिख लिया ये वाला, ठीक है? फिर मैंने लिख लिया सपोज यहाँ पे 45, फिर मैंने लिख लिया 60, 75, 55। तो इस केस में क्या है कि हमारा जो आंसर है वो गलत हो सकता है, ठीक है? अगर यहाँ पे मान लो 60 लिख दिया, यहाँ पे 45 लिख दिया, तो आंसर हमारा 60 आ जाएगा, जबकि वो गलत आंसर है, 45 इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए हमको सीक्वेंस में इसको जमाना बहुत जरूरी है, ये हमेशा ध्यान रखना जब भी हम मीडियम का क्वेश्चन कर रहे हैं तो, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि अगर ये जो डेटा है, तो डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एनालिसिस पर्पस। तो ऑफकोर्स एक तो हो गया कि हम डायरेक्टली डेटा को टेबल फॉर्म में जमा दें, और इसको हम 2 या 3 जो हैं जो भी अलग अलग डेटा है उनको हम इस तरीके से जमा दें कि यहाँ पे हो गया सपोज से प्लेयर का नाम, यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ रन्स प्लेयर मेड, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, प्लेयर डी, प्लेयर ई। इसने बनाया था 55 रन्स, इसने बनाया था 60, इसने बनाया था 10, इसने बनाया 20, इसने बनाया 30, और फिर इसको हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ठीक है? अभी अनऑर्गेनाइज डेटा है, ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने टेबल बना लिया, तो एक तरीके से हम ऐसा डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उससे लोग एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा होता है कि हम इसको अगर विजुअली देखना चाहते हैं, तो ताकि हमको बहुत इजीली हम उसमें एनालिसिस कर पाएँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्राफ को।
ठीक है, आप लोगों ने ग्राफ बहुत बार देखा होगा, काफ़ी जगहों पे रहता है, ठीक है, टीवी वीवी पे देखते हैं तो ग्राफ दिखते रहते हैं। तो अब ग्राफ के लिए हम कभी भी ग्राफ बनाते हैं दो एक्सिस पे, ठीक है। एक होता है एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब जिस भी चीज़ के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना है, सपोज इस डेटा के लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसमें हमारे पास में क्या क्या है डेटा, हमारे पास में है प्लेयर्स एंड देन हमारे पास में नंबर ऑफ रन्स। तो यहाँ पे हमारे आ गए प्लेयर 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, 5 प्लेयर्स, ठीक है। तो हमने इसको कर लिया, एक्स एक्सिस में हमने लिख दिए प्लेयर्स के नाम। वाई एक्सिस में अब हमको यहाँ पे सबसे पहले हमको वाई एक्सिस का हमको स्केल डिफाइन करना है, ठीक है। ये एक्स का भी करना पड़ता है कभी कभी, अगर ये नंबर्स में होते तो एक्स का भी करना पड़ता। अब हम स्केल कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्केल जो है वो हमको नंबर को देखना है कि नंबर किस रेंज में है। रेंज क्या हुआ इसका, 10 हो गया मिनिमम, मैक्सिमम हो गया 55। तो जनरली ये किस रेंज में है, इनका अगर डिफरेंस देखोगे तो मतलब 10 10 10 10 के उसमें है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम स्केल ले लेंगे 10 20 30 40 50, ओके, ऊपर में जाके 60। तो हमने इस तरीके से रेंज बना ली। अब ये जो हमने यहाँ पे स्केल बनाई है वाई एक्सिस पे, ये हो गया नंबर ऑफ रन्स मेड बाय ईच प्लेयर। ए ने कितने बनाया था, 55 रन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गए ए में और इसको 55 तक के हमने ऐसा खींच दिया। बी ने कितने बनाया, 60, ओके वेरी गुड, हाईएस्ट इसके 60। सी ने रन कितने बनाया है, 10, तो इसको हमने 10 पे लिख दिया। डी ने कितने बनाया, डी ने 20, तो हमने 20 के यहाँ पे गए और 20 के यहाँ से हमने ग्राफ खींच दिया। ई ने कितने बनाया, 30 रन, तो हम 30 के सामने में गए और यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो अब आप देखो इस ग्राफ को देख के आपको तुरंत पता चलता है कि ये हाईएस्ट रन किसने बनाया, बी ने। कितने बनाया, तो आप यहाँ से इसके इधर पर ट्रैवल करोगे तो 60 रन, ओके। ए ने कितने रन बनाया है, तो आप ए में जाओ फटाक से, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रैवल करो 55, तो 55 के इसमें आ रहा है तो 55। सी ने कितने बनाया है, तो सी के जो है वो 10 के उसमें आ रहा है 10। डी का आ गया 20 और ई का आ गया 30। तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना, ये इसको हम बोलते हैं ग्राफ, और इसको हम बोलते हैं बार चार्ट भी, ठीक है। और ये हो गया है अभी, इसको हम बोलेंगे ये वर्टिकल है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऐसे खड़े हैं, राइट। कोई भी चीज़ अगर ऐसी रखी है तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल इंग्लिश में। तो सेम वही है, ये वर्टिकल ग्राफ चार्ट है। अब आप पूछोगे फिर हॉरिजेंटल क्या है, राइट। तो क्या हम इसको हॉरिजेंटल भी बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो अब हम इसकी स्केल बदल देंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे ए बी सी डी, स्केल नहीं सॉरी एक्सिस बदल दिए, ए बी सी डी ई। हमने पांचों प्लेयर को ले लिए वाई एक्सिस पे, ठीक है। और नंबर ऑफ रन्स को हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे हमने ले लिया 10 रन्स, यहाँ पे हमने ले लिया 20 रन्स, 30 रन्स, 40 रन्स, 50 रन्स, 60 रन्स, यहाँ पे ले लेते हैं 55 भी है, 55, ओके। अब क्या होगा, ये हमारे पास में सारे आ गए 10 10 10 के डिफरेंस में, नीचे में रन्स आ गए। प्लेयर ए के कितने रन्स हैं, तो प्लेयर ए के हैं 55, तो हमने 55 तक के इसको ग्राफ बना लिया, करेक्ट। अभी इसको मिटा देते हैं, ओके। अब प्लेयर बी ने कितने बनाए हैं, 60 रन्स। सो प्लेयर बी का हम यहाँ से यहाँ तक के जाएंगे, 60 तक के हमने ग्राफ खींच दिया, 60 रन्स हो गए प्लेयर बी के। इसी तरीके से सी के कितने, 10 रन, तो सी के हमारा ये 10 रन पे ग्राफ हो गया। तो ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है, आप देखो ये हॉरिजेंटल बार्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार चार्ट और बार ग्राफ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। तो ऐसे अगर हमने बनाया तो वर्टिकल, ऐसे बनाया तो हॉरिजॉन्टल। तो आप दोनों बना सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और डिपेंडिंग ऑन किसको क्या पसंद है उसके हिसाब से हम दोनों चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा सिंगल बार चार्ट। अभी ऐसा भी कोई सिचुएशन आ सकता है कि जिसमें हमको डबल बार चार्ट देखना हो, कैसे हो सकता है। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट का ही लेते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में है रोहित शर्मा, फिर हमारे पास में है धोनी, फिर हमारे पास में है विराट कोहली, फिर है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। ये लोग ऑन एन एवरेज हमने निकाला था अरिथमेटिक मीन से या किसी टेक्निक से, कि जब ये लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने जो लास्ट 10 मैच खेले हैं उसमें कितने रन बनाए, और इंग्लैंड के खिलाफ कितने मैच बनाए, कितने रन बनाए, ठीक है। तो रोहित ने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलता है ऑन एन एवरेज वो हमेशा 50 रन बनाता है, इंग्लैंड के खिलाफ वो 10 रन पे ही ऑन एन एवरेज बनाया है, ठीक है। धोनी ने कितने बनाया है, धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में 15 रन बनाया है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ 45, हो सकता है इसने 35 बनाया है, और जनरली यहाँ पे भी उसने 35 बनाया है। सचिन तेंदुलकर हैज़ मेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑन एन एवरेज 38 रन्स, और यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ उसने बनाया है 50 रन्स, ठीक है।
अब इसको हमको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे बार चार्ट में? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने एक्स और वाई एक्सिस ले लिया ग्राफ का, इसको हमने ले लिया एक्स एक्सिस, इसको हमने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं प्लेयर्स के नाम, ठीक है। प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, 4 ही प्लेयर हैं, ठीक है। तो पहला हमारा आ गया रोहित, धोनी, विराट, एंड देन 4th नंबर पे आ गया सचिन, ठीक है। अब यहाँ पे हम रन ले लेते हैं, फिर से वही डिफरेंस से 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। 10 रन्स, 20 रन्स, 30 रन्स, 40 रन्स, 50 रन्स और ऊपर में 60 रन्स, ठीक है। अब रोहित ने, पहले हम ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं, केवल ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया में कितने कितने रन बनाया। तो ऑस्ट्रेलिया में रोहित ने बनाया है 50, तो ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया का 50 रन्स का रोहित का। धोनी ने कितने बनाया, धोनी ने बनाया 15, तो 10 और 20 के बीच में से ये हमने धोनी का कर दिया। 35 विराट ने बनाया है, तो ये 40 और 30 के बीच में 35 यहाँ जाएगा, तो ये हमने बना दिया विराट का। सचिन ने कितने बनाया है, 38, मतलब 35 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 38। तो इसको हम ऐसा कर देंगे, ये हमारा ब्लैंक में है, इसको हम बोल देंगे ये है रन्स मेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब इसी ग्राफ में हमको दिखाना है कि इन लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ कैसे बनाए। तो हम इसके लिए सपोज हम इसको ऐसा भर देते हैं या कुछ भी अलग कलर कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं इंग्लैंड। अभी इंग्लैंड के नंबर बनाते हैं, तो इंग्लैंड में रोहित ने बनाया है 10, तो रोहित का हो गया 10, और अब हम इसको भर दिए जैसा हमने यहाँ भरा था, ठीक है। धोनी ने कितने रन बनाया, धोनी ने बनाया 45 रन, वेरी गुड। तो वो यहाँ तक चला गया और यहाँ से यहाँ आ गया। अभी इसको हम पूरा भर देंगे, ओके। विराट कोहली ने कितने बनाया है, 35, नॉट बैड, तो 35 विराट कोहली के लिख दिए। सचिन तेंदुलकर ने कितने बनाया, 50, तो इसके ये यहाँ तक के 50 आ गए हाईएस्ट, ओके। तो हमारा ग्राफ हो गया फुल तैयार। अब आप देखो, आपको अगर ये टेबल नहीं पता है, ऊपर वाला टेबल आपको नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको केवल ग्राफ देख के एनालिसिस करना है तो आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि रोहित जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने बहुत अच्छे रन्स बनाए, हमेशा 50 रन बनाया है ऑन एन एवरेज, ठीक है। जबकि इंग्लैंड के खिलाफ वो जल्दी आउट हो जाता है, 10 रन नहीं बनाया ऑन एन एवरेज, तो उसका परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। अब आप धोनी को देखो, तो धोनी जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा उसने 45 रन बनाया है वर्सेस 15 रन्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छे से नहीं खेल पाता है, क्योंकि शायद ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स जो हैं वो इसको जल्दी आउट कर लेते हैं और वो रन नहीं बना पाता है। अभी आप विराट और सचिन का देखोगे तो उनका परफॉर्मेंस अलग टाइप का है, ठीक है। तो सचिन जनरली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा ही रन बना रहा है और इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छे रन बना रहा है, तो दोनों में अच्छे रन बना रहा है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ चार्ट या मल्टीपल चार्ट, ठीक है। और ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, हो सकता है कि यहाँ पे आपका आ जाए ईयरली परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, हाफ ईयरली परफॉर्मेंस, ऐसे 2 के 3 बार भी हो सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन द डेटा हम अपने अपने ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ में थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ में फिर एक लास्ट चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास में अभी बचा है, हम बोलते हैं चांस। चांस वर्ड बहुत बार सुना है ना। अभी आप क्रिकेट कई मैच की बात कर रहे हैं, तो जब मैच शुरू होता है तो हम बोलते हैं क्या चांसेस है इंडिया जीतेगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वनडे के 10 मैच में हम सीरीज जीत जाएंगे, क्या, व्हाट इज़ द चांस। तो कैसे निकालते हैं हम चांस, एक वो हो गया, ठीक है। या अगर आप सपोज लूडो खेल रहे हैं, लूडो में आपके पास में एक डायस है, तो हमारा डायस कैसा होता है लूडो का डायस ऐसा होता है, राइट, जिसमें यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, नीचे में 4, 5, 6 ऐसे लिखे रहते हैं, राइट। तो हमारा अगर लूडो का हमने डायस बनाया, तो देखो यहाँ पे इस साइड में लिखा रहेगा 1, इधर पे रहेगा 2, इधर पे 3, 4, 5, 6 लिखे रहेंगे नंबर्स। अब ये डायस को अगर हमने फेंका, तो आपके चांस और आपने बोला कि 1 नंबर आएगा, तो आपके विनिंग के चांस कितने हैं या लूजिंग के चांस कितने हैं, वो हम कैसे पता करते हैं। तो इस बारे में हमको सोचना है, ठीक है। अब क्रिकेट के मैच का जब टॉस होता है तो हम कॉइन फेंकते हैं। इस कॉइन में एक साइड में रहता है हमारा हेड बना हुआ, मतलब जो भी जिस भी कंट्री का कॉइन है उसका एक को हम बोलते हैं हेड, और दूसरे साइड का जो कॉइन का पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं टेल, राइट। तो अब हेड एंड टेल में से क्या आएगा वो हम कैसे पता करते हैं। तो क्या चांसेस है कि आप टॉस जीतोगे, तो
जनरली हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 50-50% चांस है कि हेड और टेल में से 50% हेड आएगा, 50% टाइम टेल आएगा। बट ये करेक्ट है कि नहीं, ये चांस है। तो हो सकता है कि अगर मैं हमेशा हेड हेड बोल रहा हूँ, मैं मैच 1 में, मैच 2 में, मैच 3 में, मैच 4 में, मैच 5 में, मैच 6 में, मैच 7 में, बट हो सकता है हर बार ही टेल आ गया, जबकि चांसेस 50-50 थे। तो आप तो ये बोलोगे साहब 3 बार हेड आना चाहिए था, 3 बार टेल आना चाहिए था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं चांस। इस चांस को हम ये भी बोलते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ये है कि इस कॉइन के दो ऑप्शंस हैं, एक है या तो ये हेड आएगा या ये टेल आएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शंस हैं, अब मैं कोई भी एक ऑप्शन चूज कर रहा हूं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 टोटल ऑप्शंस एंड देन व्हाट आई एम सिलेक्ट चूजिंग दैट 1/2। तो मैं प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 में, को हम बोल सकते हैं 50%, अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे तो, ठीक है। लेकिन वाई हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्रोबेबल चांस है, इट इज नॉट ए 100% एक्यूरेट कि ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अगेन इंग्लिश वर्ड कि प्रोबेबली यू माइट विन, प्रोबेबली यू माइट गेट ए हेड, 50% चांस इज द प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम बोलते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोबेबिलिटी और चांस। तो इसका अभी बेसिक है अपने लिए 7th में, अपन 8th में जाके और इसका आगे में पढ़ेंगे। तो अभी थोड़े से इसके एक दो चीज़ और समझ लेते हैं प्रोबेबिलिटी का, कि होता क्या है, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो आपको याद होगा कि हम लोग पहले तो हमने यही वाला लिए कॉइन का एग्जांपल। तो कॉइन के ऑप्शंस कितने आ सकते हैं? हेड एंड टेल, ऑप्शंस आर 2। एंड आप क्या कर रहे हो, एक चूज कर रहे हो, तो ऑप्शन हो गया 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, या इसको हम बोल सकते हैं 50% या 0.5 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी आधी प्रोबेबिलिटी है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, अगर हमने लूडो का वो ले लिया हमने, जिससे हम लूडो खेलते हैं, राइट, उसको पासा बोलते हैं। तो इसमें कितने ऑप्शंस हो सकते हैं? इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, ठीक है। तो एक जगह पे लिखा रहता है 1 नंबर, एक में लिखा रहता है 2 नंबर, एक साइड में, जो भी ऊपर आएगा, ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा उसमें जो नंबर है वो हमारा आएगा। अब अगर सपोज आपने चूज किया कि ओके 3 नंबर आएगा, नंबर 3 जो है वो टॉप पे आएगा, और किसी ने, आपके दोस्त ने पासा फेंका, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 आएगा। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। आपने सिलेक्ट किया ओनली, ये 3 नहीं किया आपने, यानी 3 ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन 1 ही है, नंबर 1 है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, क्योंकि 1 जो है, ये जो 3 है वो एक ही बार आ सकता है, अदरवाइज 1 आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, 4 नंबर आ सकता है, 5 नंबर आ सकता है, 6 नंबर आ सकता है। तो इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग नंबर 3। नंबर 3 का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1/6, क्योंकि 1 जो है एक ही बार आ सकता है, और 6 जो है उसमें नंबर ऑफ ऑप्शन हैं। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इट्स गुड टू डिस्कस, ठीक है। तो आप लोगों ने सबने प्लेइंग कार्ड्स देखा होगा, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स में नहीं देखा है तो चेक करना, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड्स में क्या होता है, ऐसे 4 कलर के 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसको हम, एक ऐसा रहता है, इसको चिड़ी का इक्का चिड़ी बोलते हैं। फिर एक होता है ऐसा ब्रिक जैसा बना रहता है, उसको हार्ट बोलते हैं, या डायमंड बोलते हैं, या हिंदी में ईंट बोलते हैं, राइट। देन एक ऐसा होता है पत्ता, उसको बोलते हैं रेड कार्ड या लालपन का पत्ता। और एक होता है ऐसा कलर का, ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं कालेपन का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 1 2 3 से लेकर के 10 तक रहेगा, बाद में जैक रहता है, बाद में क्वीन रहती है, और बाद में किंग रहता है। तो ऐसे 13 कार्ड्स होते हैं, 10 एंड देन 11 12 13। तो आप देखो 13 कार्ड्स इसके, 13 कार्ड्स इसके, 13 कार्ड्स इसके, 13 कार्ड्स इसके, तो टोटल हो गया 52 कार्ड्स इन ए डेक ऑफ कार्ड, ठीक है। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि चलो अपन इसमें खेलते हैं, अब बताओ मैं इस ताश में से एक पत्ता निकालूंगा, एंड व्हाट इज़ द चांस और प्रोबेबिलिटी कि ये मेरा डायमंड आए। तो डायमंड के कितने पत्ते हैं? 13 है, ठीक है। तो 13 हो गया, तो 13 में से कोई भी एक पत्ता आएगा तो डायमंड होगा, क्योंकि हम लोग नंबर नहीं बोल रहे हैं। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो 52 कार्ड्स में 52 ऑप्शंस हैं, तो 13/52 जो है वो उसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि वो डायमंड आएगा, ठीक है। तो मतलब कितना हो गया? 1/4। सो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। सो 4 कलर के कार्ड्स हैं इक्वल क्वांटिटी में, तो 1/4 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ऐसा करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बोलते हैं, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसी प्लेइंग कार्ड्स का, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास में किंग कितने हैं? यहाँ पे किंग है 4, एक है इस कलर का, इस कलर का, इस कलर का, इसका, चारों कलर के एक एक किंग है। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी किंग विल कम, तो किंग कितने हो सकते हैं? 4। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। अब हमने जैसे ही एक कार्ड को निकाला, तो किंग हो सकता है, या नंबर 2 होता है सकता है, नंबर 3 हो सकता है, नंबर 4, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, 4 किंग्स हैं और टोटल ऑप्शन 52 है, तो 4/52 जो है वो हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फॉर दिस। तो इसको हम कर सकते हैं
1/13, क्योंकि 4 एंड इसको हमने 13 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी 1/13 कि किंग आएगा, किंग आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सो अगेन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखो, आपने जो भी सिलेक्ट किया है उसके कितने आने के चांस हैं, ठीक है, या उसके कितने कार्ड्स हैं, उसके कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है, कितने नंबर में हैं, एंड देन टोटल नंबर ऑफ रिकरिंग ऑप्शंस कितने हैं वो उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इस केस में 1/6, इस केस में हो गया 13/52, इस केस में हो गया 4/52 विच इज़ 1/13। तो ऐसा करके हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डेटा हैंडलिंग के हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा एक्सरसाइज 3.4 तक के, और जो भी नहीं बनेगा तो फिर मिल बांट के सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।